नमस्कार। पॉलिसी डायलॉग के इस पहले एपिसोड में आज हम बात करेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की। इस एक्ट की चर्चा करना इस वक्त इसलिए लाजमी है क्योंकि सितंबर 2020 में इस जो एक्ट है, जो कानून है, इसमें एक संशोधन आया है जिसका कि सीधा लेना देना जो NGOs हैं जिनके पास FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने की परमिशन होती है और जिसका कि रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन इसका कराना होता है। उसके जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस आते हैं NGOs के पास में, उसमें अब कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं इस संशोधन के माध्यम से, जिसको कि लेकर पूरे देश में कुछ चिंताएं भी हैं, फ़िक्र है। और जो फ़िक्र जो है वो 3 मुद्दे हैं फ़िक्र के, उसकी हम बात करेंगे। और इससे पहले हम ये बात करें कि सरकार ने FCRA कानून को लेकर कुछ वक्त से थोड़ी सी इसकी निगरानी की प्रक्रिया, क्योंकि पूरे देश और दुनिया भर में अब ये बात हो रही है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यानी पारदर्शिता और जवाबदेही जो है वो पूरे संस्थान में और संगठनों के जो इस तरह की प्रक्रिया बनी हुई है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। और उसके तहत 2015 में फाइलिंग की प्रक्रिया की गई FCRA में कि जो भी आप कामकाज करें उसकी जो कंप्लायंसेस हैं वो पूरी हों। और जो कंप्लायंसेस का मसला था उसमें ये पाया गया कि बहुत सारी संस्थाएं FCRA ले तो लेती हैं, यानी वो प्रावधान उनके पास होता है कि आप विदेश से फ़ंड ले सकें, लेकिन उसके जो कंप्लायंसेस होते हैं, जो उनको डिटेलिंग देनी होती है सरकार को, उसमें कहीं ना कहीं कोताही रहती है। और इसी वजह से पिछले सालों में बहुत सारी NGOs जो हैं उनके FCRA कैंसिलेशंस भी हुए। और उन कैंसिलेशन का मेजर जो कारण था वो मालूम किया गया। 2019 में एक संस्था ने जो फिलैंथ्रोपिक कैपिटल ऑफ इंडिया, एस्टिमेटिंग फिलैंथ्रोपिक कैपिटल ऑफ इंडिया, इस नाम से एक रिपोर्ट निकाली और उसमें ये पाया कि ज़्यादातर जो संस्थाएं हैं उन्होंने या तो डुप्लीकेट FCRA ले रखे थे, 2 FCRA ले रखे थे, या जो उनको डिटेल देनी होती है, जमा करानी होती है, उन्होंने जमा नहीं कराई। इस वजह से उनके FCRA कैंसिल हुए। अभी जो संशोधन है वो स्वामी जी से हम लोग बात करेंगे। स्वामी जी, 3 संशोधन मुख्यतः जो सितंबर में अभी हाल ही में आए हैं, उसमें 3 मुद्दे हैं जिसको कि लेकर NGO सेक्टर में चिंता कही जा सकती है कि बहुत सारे सवाल हैं और फिक्र है। पहला संशोधन जो उसमें मुख्य है वो ये है कि आप जो FCRA का जो पैसा आप लेंगे उसके लिए एक डेजिग्नेटेड ब्रांच सरकार ने तय की है, जो SBI की ब्रांच है दिल्ली में, उसी के मार्फत आपको अब पैसे का लेन देन जो होगा वो उसके मार्फत होगा। दूसरा मुद्दा उसमें ये है कि जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो खर्च किया करते थे, 50% आपको इजाज़त थी, अब उसको घटाकर आपको 20% में ही आपको सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कवर करनी है जी। और तीसरा मुद्दा जो वो भी शायद बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे हम बाद में बातचीत करेंगे ज़रूर, लेकिन तीसरा मुद्दा है कि आप जो पैसा आप फॉरेन करेंसी के रूप में लेते थे, फॉरेन फंड्स के रूप में लेते थे, वो अभी तक ये व्यवस्था थी कि एक बड़ा NGO है वो पैसा लिया करता था और छोटी NGOs को बांट दिया करता था। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि वो एक उसमें एक सहूलियत अगर यूं कहें तो उसमें ये थी कि बहुत सारी संस्थाएं इस बूते चलती थी और कोलैबोरेटिव मोड में चलती थी, एक दूसरे के साथ में चलती थी। तो पहले मुद्दे पर हम बात करें, आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि बैंक जो है, क्योंकि एक बैंक को डेजिग्नेट कर देना, दिल्ली की एक ब्रांच को डेजिग्नेट कर देना, पहली बात इसका लॉजिक क्या है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जो FCRA में डिस्क्रिपेंसीज जो आ रही थी, सरकार की उन पर निगाह थी लगातार, और पिछले कुछ वर्षों से उस पर वो काम भी कर रहे थे। जैसा आपने बताया कि बहुत सारे FCRA रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस के रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किए गए, उनको नोटिसेस दिए गए। तो इसका कारण यही था जो बताया कि पारदर्शिता जो है और अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि देखिए एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो मुद्दा है वो सिर्फ रुपए से जुड़ा मुद्दा नहीं है। एक्चुअल में ये देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसीलिए ये जो डिपार्टमेंट है, FCRA डिपार्टमेंट जो है, वो भारत की होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अधीन में आता है, न कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन। तो क्योंकि जब आंतरिक सुरक्षा को लेकर सरकार की अपनी जब चिंताएं थी तो उनकी निगाहें भी इस पर थी, और इसी के कारण से 2000 ये एक्ट है 1976 का। ये एक्ट का जो ओरिजिनली जो लाया गया था, ये पुराना एक्ट है काफी। आपातकाल के बाद की जो स्थिति थी, 1976 में ये एक्ट आया था। फिर 2011 में इसमें संशोधन पहला हुआ। 2011 में इसमें काफ़ी संशोधन किया गया
और उससे पहले जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की बात करें तो कोई उस पर कोई सीलिंग नहीं थी, कोई सीमा उसकी नहीं थी। 2011 में उसको 50% किया गया था। 2011 के बाद में कोई संशोधन नहीं आ रहे थे। अभी 2020 में जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 के नाम से आ गया है। तो इसका कारण यही है कि कंट्रोलिंग सरकार चाहती है। इसके जो पॉलिसी पैसा जो बाहर से आता है, कई बार क्या होता है कि सरकार की नज़र में ऐसा लगता है कि वो कहीं देश विरोधी गतिविधियों में तो नहीं लग रहा है। अभी सरकार मान लीजिए कि कहीं बांध बनाना चाहती है और उसके अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं कि जन आंदोलन खड़ा हो जाता है। उसके रिसोर्सेज मालूम चलता है कि वो कहीं विदेश से जब पैसा आ रहा था उससे वो सारे डेवलप होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, कंट्रोलिंग अपनी बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए ये संशोधन लाए गए हैं। हालांकि ये बड़ी अव्यावहारिक सी बात लगती थी जब शुरू में इन्होंने प्रावधान इसका किया कि कैसे देश भर के एनजीओ केवल दिल्ली की जो आप एक ब्रांच जिसको डेजिग्नेट करोगे उसमें ही अपना अकाउंट खोलेंगे और उसी में जो फॉरेन फंड्स रिसीव कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे एक्ट आने के बाद में स्थितियाँ साफ हुई है, अभी 13 अक्टूबर को एफसीआरए डिपार्टमेंट ने भी अपना एक पब्लिक नोटिस इशू किया है। अच्छा। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसमें साफ की है और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी अड़चन स्वामी जी मुझे लगता है ये होगी कि अगर हम एनजीओज़ का, क्योंकि 2000 में 18-19 की रिपोर्ट देख रही थी तो उसमें ये पता लगा कि केवल 7% एनजीओज़ हैं जो कि दिल्ली में जिनका मुख्यालय है या दिल्ली बेस्ड है। हाँ। और तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या है वो तो दिल्ली से बाहर है। तो अब सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि नॉर्थ ईस्ट में है या मतलब दिल्ली के आसपास वाले तो शायद फिर भी मैनेज कर ले, बाहर के जो दूसरे स्टेट्स हैं, दूर दराज के स्टेट्स हैं, वो दिल्ली के बैंक के खाते को कैसे ऑपरेट करेंगे। हालांकि आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शन है सारी चीज़ें, तो क्या फिजिबिलिटी है? डिजिटलाइजेशन का तो इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा। हाँ। लेकिन अभी जो इनिशियली एफसीआरए डिपार्टमेंट का जो पब्लिक नोटिस आया है उसमें कई चीज़ें क्लियर है। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी एनजीओ को या एनजीओ के किसी भी पदाधिकारी को अकाउंट खोलने के लिए दिल्ली आने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, मतलब उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक अभी तो ऑर्डर इशू किया है, हालांकि उनका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जिसको बोलते हैं, हाँ, वो अभी तक भी नहीं आया है। जबकि 7 तारीख को ये नई दिल्ली की जो मेन ब्रांच है, एनडीएमबी हम उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, न्यू दिल्ली मेन ब्रांच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो संसद मार्ग पे है, उसको इन्होंने डेजिग्नेटेड ब्रांच कर दिया। उसके बाद उन्होंने उस पर काम शुरू कर दिया और रिसेंटली अपडेट ये है कि उन्होंने अपने भारत भर में उनकी 23,000 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेज है। अच्छा। उन सबको वो ये बता चुके हैं कि ये अकाउंट्स आपके थ्रू ही खुलेंगे। मतलब जो 23,000 ब्रांचेज जो भारत भर में फैली हुई है एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वो अकाउंट उनके थ्रू खुलेगा एनडीएमबी में। अच्छा। हाँ। तो इसका मतलब एक बात तो ये मैंडेटरी हो गई करीब करीब सभी एनजीओज़ के लिए कि आपका अकाउंट, एक अकाउंट जो है वो एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए। हाँ, जहां पर भी आप लोकेटेड है फंड्स रिसीव करने के लिए। अच्छा। फॉरेन से जो फंड आएंगे, जैसा आपने जो तीसरे मुद्दे की बात की, अब वो तो बात खत्म हो गई कि इंडिया में किसी एक के पास में पैसा आएगा और दूसरे में ट्रांसफर होगा, तो वो तो अभी खत्म हो चुका है, पॉसिबिलिटी उसकी, क्योंकि गैजेट नोटिफिकेशन ही आ गया उसका। हाँ, उसका आ चुका है। तो अब पैसा आएगा, सिर्फ विदेश से पैसा आएगा। अब विदेश से जो पैसा आएगा वो सिर्फ एनडीएमबी में जो ब्रांच में जो आपका अकाउंट होगा जो एनजीओ का, सिर्फ उसी में वो पैसा जमा होगा। इसकी ये तो बाध्यता हो गई। तो अभी इन्होंने ये निकाला है कि आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच में, एनजीओ को ये सलाह दी गई है, जो भी एनजीओ चाहे वो केरल में हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हो, वो अपनी नियरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो भी उनके लिए कन्वीनियंट हो उस ब्रांच में जाएं और वहाँ जाकर वो कागज सबमिट कर दें। ऐसा उनको ब्रांचों को भी उन्होंने, क्योंकि देखिए ये मुद्दा ऐसा है कि एफसीआरए के बारे में जो है ना बहुत सारे बैंक वाले भी तो जानते नहीं। हाँ। क्योंकि ये कोई साधारण चीज़ ऐसी नहीं है कि सभी इसके बारे में बहुत अवेयर हों। तो जैसे बहुत सारे बैंक मैनेजर्स को भी इसमें पता नहीं होता है, तो उनके यहाँ से वो एक लेटर्स तो इशू उन्होंने कर दिया है कि एनजीओ आपके पास में आएंगे और आपको उनसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरवाना है और ये जो भी उनके जो निर्धारित दस्तावेज हैं वो लेने हैं। कुछ एनजीओज ऐसे भी हैं जो मैं एस्टिमेट देख रही थी अभी कि ऐसा नहीं है कि जिनके पास एफसीआरएस हैं ऑलरेडी उनके पास फंड आ ही रहा हो,
ऐसे भी एनजीओज हैं, तो उनके लिए कंप्लायंसेस का क्या कोई अलग से मैकेनिज्म है, या उनको उनके रिन्यूअल्स दोबारा होंगे, या क्या प्रोसेस बनाया सरकार? देखिए, जहाँ तक रिन्यूअल्स का सवाल है तो 2011 के एक्ट के बाद में 2016 में सभी एनजीओज के रिन्यूअल्स हुए थे, एफसीआरए रजिस्ट्रेशन, जिसकी अवधि खत्म हो जाएगी 2021 30 सितंबर को। अच्छा। तो 30 सितंबर को क्योंकि अवधि खत्म हो रही है और उसके 6 महीने पहले से एप्लीकेशंस लगनी शुरू हो जाएगी रिन्यूअल के लिए। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास में फ़ंड आ रहा है या आपके पास में फ़ंड नहीं आ रहा है। अगर आपके पास में एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन है या प्रायर परमिशन जिसको हम बोलते हैं, जो टेम्पररी होती है, उसके लिए आपके पास में अनुमति है, तो आपको ये सारी कंप्लाइंसेस तो पूरी करनी ही क्योंकि पड़ेगी। जो मैंने जाना कि जब कैंसिलेशंस जितनों के हुए उसमें से बहुत सारी एनजीओज ऐसी थी कि जिन्होंने कहा कि हमारे पास तो कोई फंड्स आ ही नहीं रहे थे तो हमने भरा नहीं। तो सरकार का ये कहना था कि आपके पास नहीं, ज़ीरो ट्रांजैक्शन भी है तो भी आपको ज़ीरो तो वो भी भरना था, तो वो आपने नहीं दाखिल किया, तो इस वजह से भी कैंसिलेशंस हुए हैं। हाँ, ये एक कंप्लाइंसेस का बड़ा इशू रहता है। अब इसका आप ये मान लें कि जो एनजीओ सेक्टर में या साधारणतः एक धारणा ये रहती है कि कंप्लाइंसेस को लोग बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं। और तो अब सरकार का एक तरह से संदेश बहुत साफ है कि अब जो कोताही आपने अभी तक बरती, क्योंकि मैंने राजस्थान भर के जितने एनजीओज को, क्योंकि करीब 19,000 एनजीओज को सरकार ने पूरे देश भर में उन पर पाबंदी लगाई थी, तो मैं लिस्ट पूरी खोल के मैंने राजस्थान में भी देखी। तो एक जो आपने बात कही कि सरकार का ये अब मंशा भी है कि उस तरह का जो काम में फंड्स जाते थे जिसमें डिस्कंटेंट क्रिएट करना या डेवलपमेंट के जो और काम हैं उसमें सरकार विरोधी काम करना, ऐसी कुछ गतिविधियां होती थी जिन पर रोक। लेकिन मैंने देखा राजस्थान में जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें सब तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उनमें कोई आदिवासी बच्चों पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, कोई गायों पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, रिलीजियस हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार ने एक मैकेनिज्म इस तरह का बनाया है जिसमें चाहे किसी भी तरह की संस्था आप चलाते हो, लेकिन आपका कामकाज जो है वो पूरा पारदर्शी होना चाहिए। ये अभी मंशा सरकार की जरूरत है। पारदर्शिता